अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात सीएम योगी के दिल्ली दौरे की। सीएम योगी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। ये 15 दिनों में दूसरी बार उनका दौरा है और इस दौरे की एक बड़ी खासियत ये है कि दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं, केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक। सीएम योगी भी दिल्ली में हैं। 15 दिन पहले जब सीएम योगी आए थे तो 40 मिनट की गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी और चले गए थे। तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चर्चा है, क्योंकि इस जून के आखिरी तक प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना है और ये 2025 का जून है और दिसंबर 27, 26 या जनवरी में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार के पास काम करने का 1.5 साल का समय बचा है, मोटा मोटा। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 1.5 साल आप मान लीजिए अब इस सरकार का बचा है। सरकार के मंत्रिमंडल में कई पद खाली पड़े हैं। 2 सांसद बीजेपी के बन गए हैं जो मंत्री थे योगी सरकार में। अनूप प्रधान खैर विधानसभा से और जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मिनिस्टर थे और एमएलसी थे। तो और भी 2 पद, करीबन 6 मंत्री पद खाली पड़े हुए। प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, नया चुना जाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इशारों में कहा था कि 21 जुलाई से जो मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें उससे पहले, बहुत पहले, मतलब जुलाई फर्स्ट वीक तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। दोनों जगह अध्यक्ष बदलने हैं और यूपी बड़ी राज्य है जहां से 403 सीटें हैं, 27 की लड़ाई है। जो अध्यक्ष आएगा उसको 2 चुनौतियां सबसे पहले मिलेंगी, एक पंचायत चुनाव की, दूसरी 27 के विधानसभा चुनाव की। इसीलिए मातापक्षी है और 24 का चुनाव नतीजा दिमाग में है केंद्रीय आलाकमान के मन में बीजेपी के, और इसी के लिए ये चर्चाएं हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी भी जुड़ेंगे। थोड़े मैं सीधे महेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा। अच्छा, महेंद्र सिंह अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तल्ख तंज कसे हैं अखिलेश यादव ने भी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सोमवार को, तो बोले कि एक मुद्दे पर पत्रकार प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा सीएम योगी के बारे में, आप ये सुनिए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउटगोइंग सीएम। जो ये अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी है वो असल में आजमगढ़ में डीएम और एक्ससीएल लड़ गए, कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद चल ही रहा है। इन सब के बीच उन्होंने तंज कस दिया।
पंकज जी, सबसे पहले मैं आप पास आऊंगा। ये दौरा आपको पता है इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाएगा तो ठीक है, केंद्रीय आला कमान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का भी से रहेगा, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं का से रहेगा, क्योंकि कई चीजें कार्ड्स पे हैं। क्या कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बताएं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते रहे हैं, तो वो तो विपक्ष के नेता हैं और इसलिए तंज कसना उनका बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन उनके लिए एक काउंटर क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए पॉलिटिक्स में खींचातानी होती है। लेकिन आप ये बताइए, आपकी तो सिंगल इंजन की सरकार थी ना, आपने क्यों लड़ाई लड़ ली? और जिस तरीके से स्टेज पर ही आपने अपने पिता का माइक छीना था, वो भला कौन भूल सकता है? ये भी तो समझने की बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ 10 साल से, आप कह लीजिए कि मतलब दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? और जहां तक सवाल है 2022 में, तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी चुनाव लड़ा गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव के चेहरे थे। मोदी थे तो योगी आदित्यनाथ भी थे। बिल्कुल, तो योगी कहा था और इन दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और लोगों ने पसंद किया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? बड़ा सवाल यह है कि नए तरह की बातें, जो नया नैरेटिव सेट हुआ है इन दिनों फिर से, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का पीडीए चल पड़ा है, राहुल गांधी जिस तरीके से अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और जब केंद्रीय सरकार तैयार हो जा रही है तो कह रहे हैं कि मेरे दबाव में ऐसा किया जा रहा है, और बिहार में घूम घूम कर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम कर इस तरह की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी को देखना पड़ा है, उससे एक बात तो बहुत साफ है कि बीजेपी अलर्ट हो गई है। बीजेपी ने कास्ट सेंसस की बात की है, पॉपुलेशन सेंसस होगा, उसी के साथ कास्ट सेंसस होगा, और कास्ट सेंसस होगा तो उस नजरिए से राजनीतिक दायित्व में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मैं देख रहा हूं। पर बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तुरंत कुछ ऐसा होगा, इस तरीके की बात करके लोग एक तरीके का भ्रम जाल फैलाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था योगी हटा दिए जाएंगे, और एक जाति विशेष में इस तरह की भ्रांतियां फैली, कुछ उसके नेता बाहर आए, अलग अलग तरह का सम्मेलन कराया गया, और उसके बाद कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भ्रम फैलाकर या अखिलेश यादव एक बात, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना के, वो कुछ समय के लिए ठीक लगती है, लेकिन जब बात होती है कोई गंभीर मुद्दे पे तो उस तरीके से अटैक करना चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, उसी तरीके से बात चलती है। दूसरी बात ये आता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष पर ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा चर्चा होनी होगी, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह आप गए थे, जो 11 साल पूरे होने पर पार्टी की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, उस मीट में बड़े बड़े नेताओं से तो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई होगी। तो क्या कास्ट सेंसस को ध्यान में रखकर आपकी बीजेपी का अध्यक्ष आने वाला है? देखिए, एक बात मैं आपको यह बहुत साफ बता दूं कि कास्ट सेंसस बीजेपी के दिलो दिमाग में अब बहुत चढ़ करके बोल रहा है, और उस नजरिए से बीजेपी अब बिहार में भी चुनाव की तैयारी कर रही है, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव की तैयारी कर रही है, और जब वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म होगा तब तक उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयार हो वो तो बिल्कुल हो ही जाएगा, क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। इस बार 240 सीट लाकर के बीजेपी सरकार तो बना ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी हार ने बीजेपी की जीत को, आप देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड जीत की उम्मीद कर रही थी, ऐसा हो नहीं पाया। क्लियर कट मेजॉरिटी तीसरी बार नहीं मिल पाया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अमित शाह से इनकी मुलाकात हो रही है, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3-4 मंत्री बनाए जाने हैं,
उसको लेकर के भी चर्चा होना है। उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाएगा, उस बात और से भी नॉन परफॉर्मिंग मंत्री पर भी बड़ी और वो है। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो पीडीए का नैरेटिव है जो अखिलेश यादव का चल पड़ा है, उसको कैसे काउंटर किया जाए लोकसभा चुनाव के बाद। क्योंकि आप ये देखिए, जो पंचायत का चुनाव होना है और उसमें जिस तरीके से कुछ पार्टियां जो राज्य सरकार में बीजेपी की भागीदार हैं, केंद्र सरकार में बीजेपी के साथ हैं, वो पंचायत चुनाव में अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। उसका नुकसान कितना बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, और बीजेपी अगर उसमें हार का सामना करना पड़ता है बीजेपी को, अगर बीजेपी को दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बीजेपी के ऊपर होगा और विपक्ष जोर जोर से कहेगा कि देखिए बीजेपी की हार की शुरुआत लोकसभा चुनाव से हो चुकी है। इसलिए बहुत सारा काउंटर नैरेटिव सेट किया जाएगा, बहुत तरह की ऐसी बातें की जाएगी जिससे लोकसभा चुनाव के बाद पहली लड़ाई जो सपा के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, उसमें बीजेपी जीते, ताकि बीजेपी बुलंदी से कह सके कि लोकसभा चुनाव में गलत तरह का भ्रम फैलाया गया था, उसमें कहा गया था कि संविधान बदल देंगे, ये बातें गलत साबित हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जो पीडीए उनका हिट होता दिखा, पीडीए की काट में बीजेपी क्या करती हुई दिखती है, तो वो भी नैरेटिव का काट ढूंढेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां तक सांगठनिक स्तर का सवाल है, तो प्रदेश अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो, इसका चुनाव बिना केंद्र की मदद से, उनसे सलाह मशविरा किए हुए तय नहीं किया जा सकता। इसलिए पुष्कर जी, मेरा यह मानना है कि 3-4 मंत्री जो बनाए जाने हैं, कौन परफॉर्मर है उसको लेकर बात होगी, जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, और तीसरी बड़ी बात, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसकी भी चर्चा जरूर की जाएगी। और ये 3 अहम मुद्दे होंगे जो अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनके साथ इस बात पर फैसला होगा। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। आज बड़ी बैठक है। आप गोरखपुर से हैं, कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति जी का समय लेने के लिए, आयुष विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है उसके लिए समय लेने के लिए मुख्यमंत्री गए हैं, लेकिन इतने मंत्री जमा हैं, आपको मालूम है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का वेटिंग लिस्ट में। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप थोड़ा सा लेट जुड़े, पंकज जी ने मुझे बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी जरूरी है, कास्ट सेंसस का भी ध्यान रखा जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग जो मंत्री हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का ये विस्तार ही हो पाएगा इसके बाद 1.5 साल का समय बचा है, क्योंकि किसी मंत्री को और बनाया भी जाएगा तो उसके पास काम करने का समय होना चाहिए। तो ये सबसे मुफीद समय लग रहा है कि सत्ता, संगठन सब में बदलाव है, और 27 का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। आप बीजेपी को ओवरऑल स्ट्रेटजी के तहत कैसा देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। बाकी बची जो बातें हैं, निश्चित रूप से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात है, और उसी पे निर्भर करता है तमाम जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पे भाजपा के अध्यक्ष अभी नए नए चुने गए हैं, और उसको सीधे रूप से देखा जा रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो ये भी साफ है कि जब एक बार सभी प्रदेशों के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, उसके बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुना जाना है, और उसमें कुछ निश्चित रूप से कुछ चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से जो है संघ परिवार और जो है थोड़ा सा जो है मतभेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा मतभेद है जो खत्म न किया जा सके, जिसके पास कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जिसका कोई उपाय नहीं है, सुझाव नहीं है, या उसका कोई जो है उसको समाधान नहीं है। तो ये भी बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि ये इसका निस्तारण हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, निश्चित रूप से उसमें बदलाव
ये ध्यान में रख के किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, तो और किस प्रकार से जो जातीय समीकरण है उसको उत्तर प्रदेश में फिर से 2024 के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से किस प्रकार से उसको सजोने सहेजने का काम करती है, खासकर उन जातियों को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में खासकर एक बहुत बड़ा शस्त्र है कि हमने कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी है, उसकी तिथि भी हमने घोषणा कर दी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष का मुद्दा होता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से आप कहें कि नलीफाई कर दिया है, उसको वो कुंद होता जा रहा है धीरे धीरे। और लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे को ये बताने में जुटे हैं। अखिलेश यादव तब से जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उन्होंने हर बार ये जवाब दिया है कि हम पीडीए वाले जब आएंगे, उनके एक्सपोज पे वो पड़ा भी है, हम पीडीए वाले जब आएंगे 1 मार्च 2027 को तब हम हमारे ही अंडर में सही होगी, नहीं तो ये बीजेपी वाले तो कुछ भी कर सकते। इस नैरेटिव को भी तोड़ना होगा बीजेपी को। हाँ, और ये तीसरी बार चुनौती है, ये तीसरी बार बीजेपी इतिहास रचने जाएगी कि 10 साल के सर्विंग सीएम पहली बार है कोई, उसके नेतृत्व में जा रहा है। मैं आपकी बात मैं पूछ दूसरी चीज रहा हूं कि क्या तीसरा टर्म बीजेपी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हासिल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कोई डार्क हॉर्स काम करेगा या कोई चर्चित चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी या केशव प्रसाद मौर्य जैसा कोई हैवी वेट होगा जो चुनाव जिता के लाए, स्वतंत्र देव सिंह? मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए पुष्कर जी, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि या तो अगर जिस राज्य में किसी भी राष्ट्रीय दल की या किसी भी दल की राजनीतिक दल की सत्ता होती है, तो अगर मुख्यमंत्री एक सशक्त व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो इस तरीके का होता है कि किस प्रकार से वो बाकी चीजों का प्रबंधन करने में सक्षम हो। तो मुझे नहीं लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है तो कोई बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना है। और इसके अलावा संभावनाओं के अलावा अगर हम पूरी एक जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रदेश की लिस्ट देखें, सूची देखें, तो कोई ऐसा व्यक्तित्व आज के 5 साल पीछे या 5 साल आगे की बात नहीं कर रहा हूं, आज कोई ऐसा नेतृत्व नहीं दिखाई देता है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समक्ष सशक्त लगे और प्रभावशाली लगे। महेंद्र जी, लगता है कि मतलब मैं थॉट से समझना चाहता हूं इस बात को। जब नेता गद्दी पे बैठा होता है तो वो ऑटोमेटिक बड़ा लगता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना फैक्टर की बात हुई थी कि इंदिरा जी नहीं रही तो अब क्या होगा, नेहरू जी नहीं रहे थे तो क्या होगा। ये देश बड़ा लोकतांत्रिक है, कोई भी आ जाए वो चलाता है। उस समय लगता है कि अभी कोई नहीं है, लेकिन नेता निकलते हैं। और बीजेपी में तो एक खासियत है, किसी ने गडकरी जी को लिए सोचा था कि वो प्रदेश जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो इस तरीके के मतलब बड़े बड़े उन्होंने पार्टी के लिए फैसले लिए और गठबंधन के दौर में उन्होंने नए नए गठबंधन जोड़े। इसीलिए मैंने कहा क्या आपके इस जो है तथ्य से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कोई भी एक राष्ट्रीय दल, वो भी आज की भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, जिसको हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। लेकिन इसके कहने के बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो वर्तमान में विकल्प है उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर हम तुलना करें, एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ, एक रैशनल तार्किक तुलना करें, तो योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऐसा चेहरा मुझे उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता है।
निश्चित रूप से आप देखें कि किस प्रकार से बिना योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इसीलिए किया मैंने था। नाम लिया लोकसभा लक्ष्मीकांत की अगर हम वाजपेयी बात करें, जिन्होंने 14 जिताया, केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने 17 जिताया, स्वतंत्र देव सिंह जिन्होंने 19 में बड़ी विजय दिलाई जब सपा और बसपा का गठबंधन था। पंकज जी, अखिलेश चिल्लाते हैं कि पीडीए है, मेरा पीडीए है। आप देखिए 2014 के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था, तब से केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह चुने गए, वो पिछड़े वर्ग से, और उसके बाद अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी पिछड़े वर्ग से। तो ये तो पीडीए पहले से फॉलो कर रहे हैं। अखिलेश ने तो पीडीए 21 और 22 में जाना है। देखिए, मुझे लगता है कि पीडीए फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप 2017 की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग के दम पर इतना बड़ा मैंडेट लाया गया था, और उस समय योगी आदित्यनाथ लीडर तो थे नहीं। बाद में 17 जीतने के बाद उनको सीएम बनाया गया, और उसके बाद वो सशक्त सीएम के तौर पर सामने आए। मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये समझ पा रहा हूं कि बीजेपी के भीतर कास्ट सेंसस लागू करने के बावजूद ये नैरेटिव गढ़ने की चिंता बहुत ज्यादा है कि ये पीडीए का जो फॉर्मूला है या अति पिछड़ों को लेकर के जो कांग्रेस जितनी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, बिहार में तेजस्वी यादव 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो तरह तरह की बातें विपक्ष के नेता उठा रहे हैं उसको काउंटर कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी के भीतर इस बात की भी चिंता है कि भले ही हमने बहुत सारे ओबीसी ईबीसी मिनिस्टर्स बनाए हैं, हमने कई सारों को सीएम बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या हम ओबीसी और ईबीसी में उस तरह की गहरी पैठ बना पाए हैं जितनी दरकार है? यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दलितों में सेंधमारी हुई और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सेंधमारी की, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड सेंधमारी था, तो क्या वाकई अगर दलित उधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मायावती के लीडरशिप को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वो जो स्पेस है उसको कौन भरेगा? पहले बीजेपी भरती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर एक बड़ा शिफ्ट समाजवादी पार्टी के तरफ होता दिखा। तो अब ऐसे में 2027 में जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाला चुनाव, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव, तय कर देगा कि 2029 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। वो एक इंडिकेटर जरूर होगा। इसलिए जितने सारे नैरेटिव्स विपक्ष द्वारा गढ़ा जा सकता है, उसके काउंटर की क्या तैयारी बीजेपी कर रही है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा निश्चित रूप से चल रही है। और उसी कवायद में योगी आदित्यनाथ अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ अमित शाह से मिलने आए हैं, उनके साथ लंबी मंत्रणा होगी और उसके बाद मुझे लगता है उसको उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पंकज जी, महेंद्र सिंह जी, पंकज जी ने एक बात कही है, पहले बोला था अपना कि बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में। ये 3 बड़े ऐसे राज्य हैं जिनसे बड़ी दिशा और दशा तय होती है। 29 की पटकथा वहीं से लिखी जाएगी। शायद उनका संपर्क टूट गया है। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं पंकज जी, तो इसलिए क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा वो सेकंड लाइन लीडरशिप को, यंग कोई 50-55 साल का यंग होगा, वो उत्तर भारत से ला सकते हैं या दक्षिण भारत से लाएंगे? नहीं, देखिए, अगर जहां तक आप मुझसे पूछेंगे हाँ, तो मैं आपको कह सकता हूं कि वो उत्तर भारत का ही होगा। ठीक है, ये जो मेरे पास जानकारी, और जो 2-3 जगत प्रकाश नड्डा, जो 2-3 नाम हैं, वो नाम जो सबसे ऊपर चल रहे हैं वो उत्तर भारत के ही हैं। मैं महेंद्र सिंह जी से इस पे ले लूं, स्टेट से हैं। मैं यही जानना चाह रहा था, पंकज जी ने जवाब दिया, आपसे कनेक्शन टूट गया था। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष मान लिया आपका कि वो योगी आदित्यनाथ के समकक्ष नहीं होगा,
क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी नए युवा जो 50-55 साल की रेंज वाले हैं उनके पास फिर शायद कनेक्शन जा रहा है। और मुझे दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जुड़ना है अब। पंकज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महेंद्र सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला